दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अबरार क्लासेस में। और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब हम कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। ये कई बार हर किसी के दिमाग में होता है जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं और आमतौर पर ये बातें तो टीचर्स से पूछी ही जाती हैं कि कहाँ से शुरुआत किया की जाए या कहाँ से पढ़ा जाए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज अपनी ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आपके लिए मैं ये बताऊँगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में पढ़ना चाहिए। आइए तो चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर तो नहीं कह सकते, अपने जो सिलेबस है ग्रामर का उसकी तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, इंग्लिश ग्रामर। और सिलेबस की मैं बात करूं तो एक्चुअल में सिलेबस क्या होता है, जैसे आप बुक्स खोलते हैं तो उसका सिलेबस जो है एक पहले या दूसरे पेज पर आपको लिखा मिलता है। उसके बाद कंटेंट, जब हम चैप्टर्स खोलते हैं तो उसके नीचे जो भी रूल्स जो दिए होते हैं वो सारे के सारे नियम रूल्स वो सारे के सारे कंटेंट होते हैं। इवन जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी एक कंटेंट ही होता है। तो कई बार ये होता है कि कंटेंट किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है, या समझाने का तरीका होता है, तो वो अपना अपना कंटेंट होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी समझ में कहाँ से आता है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर, कैसी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की जो है शुरुआत की जाए, या फिर हम कह सकते हैं वेयर हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर, कहाँ से हम ग्रामर की शुरुआत करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो ये सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है, जो इंग्लिश लर्नर है उनके दिमाग में रहता है कि भाई कहाँ से शुरू किया जाए कहाँ से ना शुरू किया जाए। इसी बात को देखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये वीडियो। और बहुत ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको काफ़ी हद तक कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। अगर हमारा बेसिक्स जो है वो अगर कमज़ोर है तो हम जो है अंग्रेजी के और चैप्टर्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि वहाँ जाने से क्या होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा लेकिन बाद में फिर दिक्कत ही आनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई कि हमें क्या करना पड़ेगा कि बेसिक पर हमें काम करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अगर हम बेसिक पर काम नहीं करेंगे तो हमको क्या होगा, दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, बेसिक अपना तैयार करना। जिनकी बेसिक्स में दिक्कत है वो आपको वो लोग हमें क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, और हम ताकि एक ऐसी वीडियो बनाएं 1-2 लेक्चर्स में आपकी जो है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो बेसिक भी आपका करा दिया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म से। अच्छा, आगे जब हमने बेसिक हमारा कवरअप हो जाता है उसके बाद हम लोग अपनी शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे बेस्ट रहता है आप 10 से अपनी शुरुआत को कर सकते हो। अच्छा, किताबों में हमने आमतौर पर देखा है कि टेंस जो है वो आपका टेंस से ही दे दिया जाता है, बट टेंस से जो है ये क्लियर नहीं होता। टेंस से बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं होता। आपको टेंस प्लस टाइम्स से अगर इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक्चुअली में चैप्टर का नाम ही टेंस एंड टाइम है, तो इसी के रिगार्डिंग तो टेंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप टेंस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली चैप्टर्स में आपको दिक्कतें आएंगी। उसके बाद टेंस आपने पढ़ लिया, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई टेंस को लेकर के, फिर उसके बाद आप मॉडल्स को पढ़ेंगे। अगर फिर मॉडल्स पढ़ने के बाद फिर उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर मॉडल्स की मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो मॉडल्स जो है वो आपका कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारे के सारे क्या और कहलाते हैं, हमारे मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स के बाद आप पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बहुत सिंपल होते हैं, आमतौर पर हम लोग डेली लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इनका। तो ये हमारे इम्पेरेटिव होते हैं, तो बहुत आसान है, आसानी के साथ सीख सकते हो आप इनको। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसमें आमतौर पर हम लोग जब अपने बॉडी एक्सप्रेशंस होते हैं हमारी, या हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग व्यक्त करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी में वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। उसी प्रकार के होते हैं। जैसे कई बार हम लोग मैच जीत जाते हैं तो जो फीलिंग्स आती हैं हम किस तरीके से अपना एक्सप्रेस करते हैं, अपना जो हमारा उत्साह है या फिर इवन कभी कभी दुख होता है, तो वो सारी बातें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो ऐसा है, जैसे मान लीजिए हमें किसी से आशीर्वाद लेना हो, इवन देना हो,
तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, श्राप किसी को देना, वो बद्दुआ बद्दुआ जिस तरीके से बोलते हैं आप, वो सारा का सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अच्छा, जब ये आपने सारा सीख लिया, सीखने के बाद फिर क्या होता है कि हमें कौन सा चैप्टर फिर स्टार्ट करना चाहिए, तो हमारे लिए फिर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमको उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे काम करना चाहिए और इसको सीखना चाहिए। ये सीखने के बाद में आपको सीखना चाहिए फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कैसे भी कह लीजिएगा, आपको फिर ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आपने ये जब सीख लिया, बेसिक सीख लिया और ये तमाम चीज़ें आपने सीख ली, उसके बाद आपको सीखना चाहिए क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको क्या सीखना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने एक आपका ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, नापाक BIP, नापाक BIP। तो इसमें क्या होता है, नाउन से मेरा मतलब है एन से मेरा मतलब है नाउन, उसके बाद ए से मेरा मतलब है एडजेक्टिव, पी से मतलब प्रोनाउन होता है आपका, ए से एडवर्ब होता है, सी से कंजंक्शन होता है, बी से वर्ब होता है, उसके बाद आई से इंटरजेक्शन होता है और पी से प्रीपोजिशन होता है। तो ये वो पूरा आठों पार्ट ऑफ स्पीच आपके हैं, जो कि 8 होते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है कि कई बार सवाल ये आता है कि भाई इनको कौन सी को पहले पढ़ा जाए, किसको बाद में पढ़ा जाए। तो ये भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप वर्ब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ ये वाली बात, कि आपको अपना वर्ब से स्टार्ट करना है। वर्ब पढ़ने के बाद फिर आपको नाउन को पढ़ना है दूसरे नंबर पे, नाउन पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरे नंबर पे प्रोनाउन को पढ़ना है। अच्छा, प्रोनाउन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को पढ़ना है। अच्छा, आपने एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, उसके बाद एडवर्ब को पढ़ेंगे और एडवर्ब भी आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का चैप्टर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद कंजंक्शन पढ़ेंगे, जो कि क्या करेगा, आपके वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, एज अ कनेक्टर भी कहा जाता है इसको। तो आप कंजंक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में इंटरजेक्शन पढ़ेंगे, जो कि आपको दिख रहा है इंटरजेक्शन। अच्छा, इंटरजेक्शन की मैं बात करूं तो अगर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ठीक से पढ़ लिए हैं तो इंटरजेक्शन में भी इतना खास कुछ है नहीं, आसानी के साथ तुम अपनी बातों को इसमें सीख सकते हो। जो भी आपको सीखना है, तो ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर है, तो बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद जब आपने बेसिक क्लियर कर लिया अपना, थोड़ा सा एडवांस भी था, ये क्लियर हो गया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया बहुत बढ़िया से। उसके बाद आपका नेक्स्ट चीज आती है कि क्या पढ़ा जाए, थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले पढ़ना होता है, मतलब सबसे बेस्ट अगर कोई चैप्टर स्टार्ट, किताबों में आप लोग देखते हो कई बार किताबों में जो है अलग अलग, कभी कोई सा चैप्टर दे दिया, कभी कोई सा दे दिया, तो इससे क्या होता है कि बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात क्या करना, सिंटेक्स को स्टार्ट करना है। किसको स्टार्ट करना, सिंटेक्स को। अच्छा, सिंटेक्स से क्या फायदा होगा आपको, जितना भी आपने ये सब पढ़ा है, ये और ये सब पढ़ने के बाद में ये आपकी अंग्रेजी को फिल्टर कर देगा। फिल्टर से मतलब कि आपकी जो गलतियां हैं, आप जो गलतियां कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, तो उनको क्या करेगा, ये सबको फिल्टर कर देगा। उनको क्या कर देगा, ये सबको फिल्टर कर देगा। तो इसलिए आपको सिंटेक्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस। क्या आएगा हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस। इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये इसी का पार्ट है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको मिल जाएगा, तो ये भी जो है इसी का पार्ट है। अच्छा, ये पढ़ने के बाद फिर एक नेक्स्ट चीज इसमें और आती है, वो है रिमूव टू। यानी रिमूव टू, मतलब टू को कैसे हटाया जाता है, या उसके बाद किस तरीके से उसको, उसकी जगह की उसके प्लेस में क्या और चीज लाई जाती है, तो किस तरीके से रिमूव टू हटता है, वहां पे बात होगी। उसके बाद है डिग्रीज, ठीक है, जिसमें आपका हो गया पॉजिटिव, हो गया कंपैरेटिव, हो गया सुपरलेटिव, हो गया। इन डिग्रीज की बात की जाती है इसी चैप्टर के अंतर्गत। अच्छा, उसके बाद असर्टिव, उसके बाद अफर्मेटिव, फिर उसके बाद आपका नेगेटिव, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। फिर क्या आएगा आपका, एक्सक्लेमेटरी आएगा। तो अगर इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरे का इंटरचेंज होता है। मतलब कभी आपसे पूछेगा एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बना के दिखाइएगा, कभी असर्टिव को आपसे नेगेटिव पूछेगा, कभी नेगेटिव को असर्टिव में आपसे पूछ सकता है। तो किस तरीके से इस चीज को बनाएंगे, ये आपसे तमाम बातें उसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है क्या, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा, चूंकि एडवांस में है। तो इसमें क्या होता है, हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक दो सेंटेंस को जोड़ करके, फिर कंपाउंड कैसे बनाते हैं, और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी अंडरस्टैंडिंग होंगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है,
सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। उसके बाद जब आपने ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में फिर चौथा आपका आता है वोकेबुलरी। क्या आता है? वोकेबुलरी, जिसे वोकेब भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो आपको ये पढ़ना है। अच्छा, क्या होगा कि थोड़ी बहुत वोकेबुलरी, आपकी जो शब्द भंडार है वो इससे सीख जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आप इससे सीखेंगे। उसके बाद जो एडवांस की जो वोकेबुलरी है वो आप यहाँ से सीखेंगे, वोकेब को मजबूत करेंगे। अच्छा, वोकेब में क्या 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 चीज आती है आपकी? इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए आपके। इडियम्स एंड फ्रेजेस के बाद आप क्या करेंगे? सिनोनियम्स पढ़ेंगे। अच्छा, सिनोनियम्स के बाद क्या करेंगे? आप एंटोनियम्स पढ़ेंगे। एंटोनियम्स के बाद होमोफोन्स पढ़ेंगे। अच्छा, होमोफोन्स के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है। ये होमोफोन्स की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी मतलब कंफ्यूज करता है, क्योंकि सिमिलर साउंड होता है तो बहुत मतलब कई बार जो है स्पेलिंग में भी गलत करने के चांसेस है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आने वाली क्लासों में इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है, ये तो आमतौर पर सब बच्चे जानते ही हैं। अब ये सब कुछ आपका हो गया तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने लगे, आपकी समझ में आ गया। तो फिर क्या होता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो है सारा का सारा यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, ये आपका 9th 10th 11th तक आपका बिल्कुल सफी, मतलब आपका यहाँ तक जो है आपको ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए। यानी 9th 10th के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। इसमें मतलब ये आएगा। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसमें, एक चैप्टर में भूल गया था आपका, इसमें आती है आपका आर्टिकल्स। क्या आता है इसमें? आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स भी आप यहीं पे अंडरस्टूड कर लें तो बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आर्टिकल्स भी पढ़ लें, ए एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। दूसरी चीज़, तो ये सब मैं बता रहा था कि 9th से लेकर के 10th तक ये सब वही का वही रहता है। और ये जो आप सिंटेक्स से दिख रहे हैं यहाँ तक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक, ये सारा का सारा जो है थोड़ा सा एडवांस होता है, जो कि इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए होता है। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, मतलब चाहे वो आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 12th लेवल का एग्ज़ाम हो, तो ये सब समान होती हैं। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो सीबीएसई बोर्ड में ट्रांसलेशन नहीं आता, यानी इंग्लिश का आपको हिंदी का इंग्लिश नहीं बनाने के लिए आता, लेकिन फिर भी हमें वैसे तो आना चाहिए ट्रांसलेशन। उसके बाद ट्रांसलेशन आता है आपका, ठीक है, ये आपका इंटर में भी आएगा और आपका 10th लेवल का भी आएगा, दोनों तरीके से आपका आता है। उसके बाद कंपोजिशन अगर मैं बात करूँ तो लेटर भी आता है आपका। उसके बाद में एप्लीकेशन भी आती है आपकी। उसके बाद में ऐसे, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, यानी जो भी हमारी इस तरीके की चीज़ होती है वो सारी की सारी आ जाती हैं। उसके बाद अनसीन पैसेज आता है, यानी अनसीन पैसेज में क्या होगा? एक पैसेज दिया होगा और आपको क्या करना होगा, उसमें क्वेश्चंस आंसर उसमें से छांट के लिखने होते हैं। अच्छा, वो हमारा कंप्रेहेंसिव होता है। अच्छा, अगर वो हमारा मान लीजिए अगर हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ना अंग्रेजी हमको ग्रामर नहीं आता, अच्छे से ठीक ठाक आता नहीं है, तो इसमें बहुत ही मुश्किल मतलब जो है होता है। कई बार वो उस पर फिर वो वाला ऐसा हो जाता है कि हनुमान जी को भेजा था हिमालय पर्वत, तो उनसे कहा था कि संजीवनी बूटी लेकर के आओ और पूरा वो पहाड़ी उठा लाए। तो इसमें सिर्फ एग्जिट आंसर पूछना चाहता है आपसे एग्जामिनर, वही पूछता है, ऐसा नहीं कि संजीवनी बूटी के चक्कर में पूरा आप जो है हिमालय पहाड़ी वहाँ पे रख दोगे। तो वो नंबर तो दे सकता है, बट मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से नंबर आना चाहिए वैसे आपको नंबर एग्जामिनर नहीं देता। तो इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा कि इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, हमारी क्या इसका रोड मैप रहेगा। मैं इसमें बेसिक से आपको अंग्रेजी स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम देखते हैं, क्योंकि बहुत करीब है, बोर्ड के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं आपकी, किसी न किसी दिन आपका बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा, डेट्स भी आपकी आ जाएंगी। तो जो इम्पोर्टेंट्स है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के वाले बच्चों के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चैप्टर्स उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो वाला जो आपको अच्छा लगता है, आप जिससे वो समझना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप हमको दे सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर वीडियो जल्दी से आपका तैयार करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा ये है। अच्छा, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, तो और बहुत सारी चीज़ें हमारी आगे जा सकती हैं, तो इतना लंबा वीडियो आमतौर पर आज के बच्चे तो देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और मैंने ये जितनी भी आपको बातें बताई, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इस एक्सपीरियंस से सीखा है। सीखता तो हर कोई है, मैंने भी वैसे ही सीखा है, वही एक्सपीरियंस शेयर किया है ये, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर इस तरीके से आप अंग्रेजी को अपनी मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आप इधर उधर बहक जाएंगे और आपको अंग्रेजी से आप भागने लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से पढ़िएगा, आपको अंग्रेजी से काफ़ी लगाव हो जाएगा। और अंग्रेजी तो एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर चूंकि ये नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आपको जो है अंग्रेजी की तारीफ कर रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा तमाम जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है ये। इसके बगैर आजकल
मतलब हमारे तरीके से मैं कहूँ तो गुजारा नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, इसका बहुत विशेष तौर पर आप ख्याल रखें इस चीज़ में, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर।